देखो ना, लोग खामा-खा तकल्लुफ़ करते हैं। जो बात करनी होती है या कहनी होती है, वो कर नहीं पाते, और जब बात करनी पड़ती है तो वक़्त निकल जाता है। तो एक शायर ने कहा है कि है जोक, तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, आराम से वो है जो तकल्लुफ़ नहीं करते। अरे बेटी, तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं अभी बनाती हूँ। नम्रता जी, सबा ने क्या चाय बनाई है, बड़ी टेस्टी चाय। टेस्टी क्यों नहीं होगी? आखिर सबा के हाथ की बनी हुई चाय है ना। हाँ नम्रता जी, प्यारों की तो हर बात प्यारी होती है। अब देखो ना, बातों बातों में मैं काम की बात ही भूल गया। सबा, ये इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है सर? नम्रता जी, सबा को पहले समझा दीजिए कि वो मुझे सर कहकर ना पुकारे। विनोद साहब, अभी सबा नई नई है। धीरे धीरे जब आपको समझ जाएगी तो इसकी आदतें भी आपके मुताबिक बदल जाएंगी। सबा, ये फ्लैट के पेपर से तुम यहाँ पर दस्तखत कर दो और तुम फ्लैट में जा सकती हो। मगर विनोद साहब ठीक ही तो कह रहे हैं बेटी। अब देखो ना, कौन किसी के लिए इतना करता है, और जिस जगह तुम रहती हो वो जगह तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। दस्तखत कर दो बेटी, और यूं समझो कि ये खुशहाली की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। नहीं आंटी, मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकती। मगर क्यों? आंटी, मैं अभी इस लायक नहीं हुई हूँ कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लूँ। मैं कुछ भी करती हूँ तो अपनी अम्मी से सलाह लेती हूँ, और फिर ये घर छोड़ने का फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, घर छोड़ने का फैसला तुम अम्मी के बगैर नहीं कर सकती, लेकिन इस एग्रीमेंट पर दस्तखत करने का फैसला तो तुम्हारा अपना ही होना चाहिए ना। नहीं आंटी, मैं इस एग्रीमेंट पर दस्तखत अम्मी से पूछे बगैर नहीं कर सकती। देखो बेटी, आती हुई चीज को ठुकराना अच्छा नहीं होता है। आंटी, मैं किसी चीज़ को ठुकरा नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ अम्मी से इजाज़त लेना चाहती हूँ। देखो बेटी, तुम्हारी अम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है वो। उन्होंने गरीबी और मुफलिसी में जिंदगी बिताई है। अगर तुम उस तरह की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो उसमें तुम्हारा फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा बेटी। कैसी बात करती हैं आंटी? माँ कभी अपनी औलाद का नुकसान नहीं चाहती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। अगर वो समझदार ना होती तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल ना बनाती। आंटी, मुझे गलत मत समझिए, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, और हर औलाद को अपनी माँ की इज्जत करनी भी चाहिए। कहते हैं कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत होती है। विनोद साहब, मैं इस एग्रीमेंट पर दस्तखत जरूर करूंगी, लेकिन अपनी अम्मी से पूछने के बाद। ठीक है सबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो अपने तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मैं तुम्हें तरक्की की सबसे ऊंची मंजिल पर देखना चाहता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटी, चाय तो पीती जाओ। जी, चाय फिर कभी पी लूंगी। नम्रता, ये इतनी भोली नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हाँ विनोद साहब, लगता है इतनी मेहरबानियां देखकर डर गई है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, तीर अभी कमान में है। दूसरी बार जब मैं उसे यहाँ लाऊंगी ना, तो अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी उसे। ऐसी चाय जिसे पीने के बाद ना उसका दिमाग अपने बस में रहेगा और ना जिस्म। उस नशे वाली चाय को पीने के बाद जब उसका नशा टूटेगा तो वो अपने आप को भी शायद ना पहचान सके। मेरा तजुर्बा है विनोद साहब कि हर आने वाली नई लड़की इसी तरह का तकल्लुफ करती है, मगर नम्रता की चाय पीने के बाद बड़ी बेतकल्लुफ हो जाती है, और बेतकल्लुफ ही नहीं, बेशर्म भी हो जाती है। आप थोड़ा सब्र कीजिए। नम्रता, तुम थोड़ा सब्र करने के लिए कह रही हो, मैं तो उसके लिए
पूरी जिंदगी सब्र कर सकता हूँ। अरे सबा बेटी आ। क्या बात है बेटी, तू कुछ परेशान दिख रही है? हाँ अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ और उलझन में भी हूँ। सब ठीक तो है? तेरी नौकरी चाकरी तो ठीक चल रही है ना? समझ में नहीं आ रहा अम्मी कि मैं क्या करूँ। अभी अभी नौकरी लगी कि विनोद साहब ने 2000 तनख्वाह बढ़ा दी और अब वो मुझसे कह रहे हैं कि ये घर छोड़ के नए फ्लैट में जाना होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर छोड़कर दूसरे घर में कैसे जा सकते हैं हम? और फिर नया घर कहाँ से आएगा? वही तो बात है अम्मी, विनोद साहब नया फ्लैट भी दे रहे हैं। नया फ्लैट दे रहे हैं तुझे? हाँ अम्मी, वो कह रहे हैं कि मेरी पोजीशन ऊपर हो गई है, इसलिए वो मुझसे एक एग्रीमेंट पे साइन भी कराना चाहते थे। फिर बेटी? अम्मी मैंने एग्रीमेंट पे दस्तखत नहीं किए। मैंने कहा कि सभी फैसले मेरी अम्मी करती हैं और ये फैसला भी मेरी अम्मी ही करेगी। पर मैं क्या करूंगी बेटी? और फिर मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं इन सब बातों को कैसे समझूंगी? लेकिन अम्मी फैसला तो तुम्हें ही करना होगा कि मैं क्या करूं। अगर मैं एग्रीमेंट पे दस्तखत नहीं करती तो विनोद साहब और नम्रता आंटी दोनों ही नाराज हो जाएंगे। नहीं बेटा, उन दोनों को नाराज करने का मतलब है हमारी बदनसीबी को फिर से दावत देना। एक मुद्दत बाद तो हम सबके चेहरे पर हंसी दिखाई दी थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई हम सबको। लेकिन बेटा, उस कागज पर क्या लिखा था ये तो तूने पढ़ा होगा। अम्मी क्या लिखा है वो अहम नहीं है, सोचने की ये बात है कि वो लोग इतनी मेहरबान क्यों हो रहे हैं हम पर। क्या सिर्फ इसमें हमारा ही फायदा है? उनका भी तो फायदा होगा। और फिर मैं लड़की जात हूँ और विनोद साहब भले ही इतने अच्छे आदमी हैं तो मर्द। और फिर एग्रीमेंट पर दस्तखत करते वक्त ना जाने मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। अम्मी मैं बहुत उलझ गई हूँ इस मामले में। बेटा, तेरी उलझन मैं तो नहीं सुलझा सकती, पर एक शख्सियत है जो तुझे इस उलझन से बाहर निकाल सकती है। कौन है वो अम्मी? अरे वो तेरी उस्ताद है, प्रगति। अरे हाँ अम्मी, प्रगति दीदी को तो मैं भूल ही गई थी। तू जा, जल्दी जा उसके पास, वो तुझे जो भी राय देगी सही देगी। अच्छा अम्मी, मैं अभी जाती हूँ दीदी के पास। या अल्लाह, मेरी बेटी नादान है, भोली है, उस पर रहम करना मेरे मौला। हम गरीबों का तू ही आसरा है। राजेश, मैं सोच रही थी कि इस डिजाइन को और इस डिजाइन को मैं अगले लाइन में इंक्लूड करूं। क्यों? आधा बस प्रगति दीदी। आदाब सबा, आओ ना, आओ बैठो यहाँ। कैसी हो? अच्छी हूँ। ये है राजेश और ये है सबा। आदाब। याद है मैंने सबा के बारे में तुम्हें बताया था? ओह हाँ। क्या बताया था प्रगति दीदी आपने मेरे बारे में? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी तारीफ की। अच्छा ये बता, तू क्या पिएगी, ठंडा या गर्म? आप जो पिला देंगे पी लूंगी। कॉफी। कॉफी चलेगी? दौड़ेगी। तीन कॉफी अंदर भेजना प्लीज। थैंक यू। अब बता, क्या बात है? कुछ खास काम था मुझसे? हाँ दीदी, मैं किसी ज़रूरी काम से आई थी आपके पास। हाँ बोली। प्रगति दीदी, मैंने आपसे बताया था ना कि मैं ठाकुर एंड ठाकुर में काम कर रही हूँ। हाँ बताया था। दीदी, उन्होंने खुश होकर मेरी तनख्वाह 2000 रुपये बढ़ा दी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतना ही नहीं दीदी, विनोद ठाकुर कुछ इतने मेहरबान हो गए हैं कि वो मुझे अब फ्लैट देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा और मैंने मना कर दिया। तूने मना क्यों किया? ना जाने प्रगति दीदी कि उनकी मेहरबानियाँ मुझे कुछ ज़्यादा लगने लगी और दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। और मैंने उनसे कहा था कि मैं अम्मी से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करती, और जब मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलूं। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
सबा, मैं तुझसे एक बात कहूंगी, तू गौर से मेरी बात सुनेगी और मैं जो कुछ भी कहूंगी तू मानेगी भी। प्रगति दीदी, ऐसी कोई बात है जो मैं आपकी नहीं मानूंगी? जितना मुझे आप पर भरोसा है उतना किसी पर भी नहीं। सबा, तू बहुत खुश नसीब है कि तू वक्त पर यहाँ आ गई। तूने दूसरी लड़कियों की तरह देर नहीं की आने में। ये आप क्या कह रही हैं प्रगति दीदी? सबा, जब तूने मुझे उस दिन बताया कि तू विनोद ठाकुर के साथ काम करने वाली है, मैं उसी दिन तुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने तुझे उस दिन नहीं रोका क्योंकि मैंने सोचा कि शायद तू मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। शायद तू ये सोचेगी कि मैं तेरी कामयाबी से जलती हूँ। प्रगति दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सबा, अब कुछ भी समझाने से पहले मैं तेरे सामने एक ऐसी हकीकत रखना चाहती हूँ जिसे देखने और सुनने के बाद विनोद ठाकुर, नम्रता और जब्बार के मनहूस चेहरे तेरे सामने आ जाएंगे। दीदी, आप उनको जानती हैं? सिर्फ जानती ही नहीं, अच्छी तरह से पहचानती भी हूँ। मगर दीदी, वो लोग तो मेरी तरक्की चाहते हैं। नहीं, वो तेरी तरक्की नहीं चाहते। वो तेरी तरफ हर लड़की के जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं। नहीं नहीं प्रगति दीदी, वो लोग तो इतने बड़े हैं और आप उनके लिए। सबा, इनसे मिलो, ये फरीदा है। फरीदा? यानी हाँ, ये तुम्हारी फूफी है। ये औरत मेरी फूफी है? हाँ, ये औरत तुम्हारी फूफी है। तो प्रगति दीदी, ये आपके यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये मेरे ऑफिस में काम करती है। आपने ऐसी औरत को, अगर मुझे पता होता कि आपने ऐसी औरत को अपने ऑफिस में रखा है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। लगता है तुम्हारी अम्मी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। मेरी अम्मी ने सब कुछ बताया है तुम कैसी औरत हो। तुम्हारे कारण मेरे अब्बा की जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारा घर बर्बाद हो गया। बेटा, मैं उस दिन गई थी तुम्हारे घर पे तुम्हारी अम्मी से बात करने के लिए कि तुम जहाँ काम करती हो वहाँ इंसान नहीं भेड़िए रहते हैं, शैतान रहते हैं। सबा, फरीदा बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रगति दीदी, आप फिर से ऐसी औरत का साथ दे रही हैं जिसने अपनी इज्जत बेच दी। इस जैसी औरत को तो नहीं, मैं जैसी आज हूँ मैं पहली वैसी नहीं थी। मैं भी तुम्हारी तरह मासूम और भोली भाली थी। मैं अपने भाई रशीद के साथ रहती थी, यानी तुम्हारे अब्बा के साथ। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता, मैं भी भाई को बहुत चाहती थी। हम लोग बहुत गरीब थे। मैं चाहती थी मैं अपने भाई को सहारा दूं, उनकी गरीबी में हाथ बटाऊं, मैं भी कुछ काम करूं। मैं काम की वजह से घर से बाहर निकली। मेरी मुलाकात जब्बार से हुई। जब्बार? हाँ, जब्बार वही मुझे नम्रता के पास लेकर गया था। नम्रता? हाँ, नम्रता, जिसे मैं तुम्हारी तरह शरीफ और नेक औरत समझती थी। उसने नौकरी की लालच दिलाई, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। मैं नादान थी, ना समझ थी, उसकी बातों में आ गई। बेटी, ये मेरी बदनसीबी है कि मैं अपने भाई की गरीबी तो दूर नहीं कर पाई, मैं खुद बदनाम हो गई। और ऐसी बदनाम हुई कि मैं अपने भाई को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। ये सब जब्बार और नम्रता की वजह से हुआ है। मैं एक शरीफ औरत आज नीच और गिरी हुई औरत बन गई। जब मेरे भाई को पता चला, मेरा भाई पागल सा हो गया। रशीद मास्टर कहलाने के बजाय रशीद लफड़ा बन गया। बेटी, ये लोग दरिंदे हैं, शैतान हैं। पर अम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा, मैं यही बात कहने के लिए तुम्हारे घर पे आई थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। बेटा, मैं नहीं चाहती
जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता ना? मैं बताती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। नौकरी देते ही अचानक तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी होगी, तुम्हें घर का लालच दिया होगा, और भोली भाली लड़कियां उन लोगों की इस चाल को मेहरबानियां समझती हैं। हाँ, यही सब उन्होंने मेरे साथ भी किया। और अधिकारी साहब से वो मुझे मिलवाना भी चाहते हैं। वो कोई बड़ा ऑफिसर है। वो बड़ा ऑफिसर है? वो भेड़िया है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम। उन्हीं लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ सबा, फरीदा अकेली उनका शिकार नहीं है, मैं भी उनके हाथों लुट चुकी हूँ। विनोद ठाकुर ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैं भी तेरी और फरीदा की तरह मासूम और भोली भाली थी। मैं उन लोगों को समझ नहीं पाई। वो नम्रता जो है ना, वो बहुत ही जलील और नीच औरत है। उसका जो आश्रम है वो एक ब्रॉथल हाउस है, जहां वो जिस्मों का व्यापार करती है। वो विनोद ठाकुर जैसे अय्याशियों को लड़कियां सप्लाई करती है, और उसे लड़कियां सप्लाई करने वाला जब्बार है। और तुम्हारा वो जो अधिकारी है ना, वो तो गिद्ध है, जो लड़कियों की इज्जत का गोश्त नोच नोच कर खाता है। एक सबा, बात अभी तक बिगड़ी नहीं है। प्लीज हमारी बातों पर यकीन कर, प्लीज। सबा, प्रगति और फरीदा के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसका गवाह हूं। मैं प्रगति को तब से जानता हूं जब से ये रतनपुर में रहती थी। मैं विनोद ठाकुर का दोस्त हुआ करता था। जब मुझे पता चला कि वो कितना कमीना और जलील इंसान है, मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें फरीदा के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब प्रगति नम्रता के चंगुल में फंसी हुई थी, तब फरीदा ने ही अपनी जान पर खेलकर प्रगति को वहां से बचाया। नम्रता के चंगुल में फंसी हुई थी, तब फरीदा ने ही अपनी जान पर खेलकर प्रगति को वहां से बचाया। और इसीलिए मैं फरीदा की आज तक इज्जत करता रहता हूँ। फूफी, तुमने मुझे फूफी कहा? हाँ फूफी, यही रिश्ता तो है मेरा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, फूफी मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हें भला बुरा कहा, तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर। क्या वो लोग इतने कमीने हैं? हाँ बेटा, क्या उन्हें कोई उनके गुनाहों की सजा नहीं दे सकता? सबा, जुर्म और सजा की दुनिया में हर जुर्म के लिए कोई ना कोई सजा मुकर्रर है। सजा कभी कभी देर से मिलती है तो कभी जल्दी मिलती है, लेकिन कोई भी मुजरिम सजा से बच नहीं सकता। सबा, विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसके बाद नम्रता और अधिकारी मेरे दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। उन्होंने तुम पर जो नापाक नजर डाली, वो उनकी जिंदगी का आखिरी गुनाह है। अब उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। बस तुझे इस काम में हमारा साथ देना होगा। प्रगति दीदी, जिन लोगों ने मेरी भोली भाली फूफी को बर्बाद किया, मेरे अब्बा की जिंदगी बर्बाद की, हमारा घर बर्बाद किया, उन्हीं दरिंदों ने आपकी जिंदगी भी बर्बाद की। उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है, अब तू वादा कर कि मैं जो कुछ भी कहूंगी तू करेगी। हाँ दीदी, मैं वादा करती हूँ। अगर आप मेरी जान भी मांगेंगी तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक नई जंग छिड़ने वाली है। नई जंग में अब जंग का खात्मा होने वाला है। अब मेरे दुश्मनों की लिस्ट में से अधिकारी और नम्रता का नाम कटने वाला है। सबा अभी तक आई नहीं, इतनी देर हो गई। इतनी देर कर दी, कहाँ गई थी?
अब्बा मैं वो जरा किसी काम से गई थी। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी और किस काम से गई थी तू? बस यूं ही जरा। देख सबा, तू मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है, छुपा रही है ना? हाँ अब्बा, मैं आपसे कुछ छिपा रही हूँ। तो क्यों छुपा रही है? क्या है बता ना। अब्बा, वो बच्चे बड़े खुश नसीब होते हैं जो हर बात अपने माँ बाप को बता देते हैं, पर मैं वो बदनसीब हूँ कि जो कोई भी खुशी की खबर आपको बताते हुए डरती हूँ। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? अब्बा, बाप बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। तो सुन ले, तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अरे आखिर तेरा बाप हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ ना। अब्बा, बाप कभी अपनी औलाद का दुश्मन नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप क्या करेंगे? अरे क्या बात कर रही है तू, हैं? क्या बात कर रही है? खुदा ना करे अगर तुझ पर मुसीबत आ जाए तो तू क्या समझती है मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? अरे उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से तुझ पर मुसीबत आएगी। और अगर ये मुसीबत उस वक्त आए जब आप जेल में हो तब? बोलिए ना अब्बा, चुप क्यों हैं? तब मैं जेल की सलाखें तोड़कर बाहर आ जाऊंगा और उस आदमी का खून पी जाऊंगा जिसकी वजह से तुझ पर मुसीबत आई। और खून करके आप फांसी पर चढ़ जाएंगे और हमारे नसीबों में जो रोना लिखा है वो कभी खत्म नहीं होगा। अब्बा, आप मुझे बताइए कि ये सजा आप किसे दे रहे हैं? बेटी, सच पूछो तो यह सजा मैं अपने आप को दे रहा हूं, और जिसकी वजह है मेरी अपनी बहन। मैं जानती हूँ उन्हें, मैं उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। क्या बात कर रही है तू? कब मिली तू उनसे, हैं? और कैसे जानती है? किसने मिलवाया उससे तुझे? चाहे किसी ने भी मिलवाया हो, वो हमारे घर पर आई थी। इस घर में? हाँ अब्बा, जब आप हवालात में थे तब वो आई थी एक दिन, और अम्मा ने उल्टी सीधी कही और उल्टे पांव वो वापस चली गई। तेरी माँ ने जो भी किया ठीक ही किया बेटी। वो इस घर में आने के काबिल थी भी नहीं। मैं तो उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूँ। अब्बा, कुछ देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वही सवाल मुझे फरीदा फूफी की आंखों से भी झलकता नजर आया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती है तू? अब्बा, जबार नाम का एक गुंडा है और एक औरत है नम्रता बहन, सोशल वर्कर है, महिला आश्रम चलाती है, और ये जबार उसी के लिए काम करता है। क्या काम करता है वो? अब्बा, जबार चुन चुन कर ऐसे खानदानों को अपना निशाना बनाता है जहां आप जैसा बाप और भाई रहते हैं, और जिस खानदान में औरत हालात के हाथों मजबूर होती है। लेकिन बेटी, तू तो कह रही थी कि नम्रता बहन सोशल वर्कर है, महिला आश्रम चलाती है। हाँ अब्बा, नम्रता बहन जैसी औरतें जिनके चेहरे पर शराफत का नकाब होता है, मगर उस नकाब के पीछे एक नीच और गिरी हुई औरत छुपी होती है, जो औरत होते हुए भी दूसरी औरतों की इज्जत का सौदा करती है। लेकिन इन बातों से हमारा क्या ताल्लुक? अब्बा, जबार आपकी बहन को भी नम्रता के पास ही लेकर गया था। बस उसी दिन आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसे तो नौकरी का बहाना करके ले जाया गया था, और फरीदा फूफी को क्या पता कि नौकरी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और अब्बा, जबार और नम्रता की नापाक नजरें आज इस घर पर भी हैं, और वो लोग आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं बेटी नहीं, खुदा की कसम, चांद से मार दूंगा उन लोगों को, खून पी जाऊंगा उनका जिन्होंने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। ये तो मेरी बदनसीबी है कि मैं अपनी बहन को जिंदगी भर इल्जाम देता रहा, उसकी हिफाजत करने की बजाय उसे मरने के लिए, बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया। नहीं बेटी नहीं, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन के लिए मैंने जिंदगी भर गुनाह किए, आज एक गुनाह और करूंगा, उन लोगों का खून करके। अब्बा, इस बात का ये हल तो नहीं हुआ। आप उनका खून कर देंगे और कानून आपको फांसी पर चढ़ा देगा। हम लोग यतीम हो जाएंगे और जिंदगी भर के लिए हम पर एक और दाग लग जाएगा। दुनिया हमें कातिल की औलाद कह के नफरत की नजरों से देखेगी। इससे आपकी बहन को क्या मिलेगा?
उन्हें उनकी खोई हुई दुनिया तो वापस नहीं मिल जाएगी ना। अब्बा, आपको अपनी जिंदगी का नजरिया बदलना होगा। तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? बस मुझे इस बात का यकीन दिला दो कि आप मेरे बाप के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, जो सच्चाई और हक के लिए जीता है और जिसकी छत्रछाया में हम अपनी इज्जत और जिंदगी की हिफाजत कर सकते हैं। काश ये बात मैंने पहले सोची होती बेटी, पहले सोची होती। जब मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई, मैंने तो सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर अपनी बहन से मुंह मोड़कर अपने आप को बेच दिया, जिसकी तलाफी अब नामुमकिन नजर आती, नामुमकिन नजर आती है। अब्बा, जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम होता है तो अल्लाह उसके सब गुनाह माफ कर देता है। हाँ बेटी, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा कर माफी मांगूंगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। मैं एक बाप, एक भाई बनने की कोशिश करूंगा। अब्बा, अगर आप बदल गए तो खुदा की कसम ये समाज बदल जाएगा। फिर किसी फरीदा और किसी सबा की तरफ कोई बुरी नजर उठाकर नहीं देख सकेगा। अब ऐसा ही होगा बेटी, ऐसा ही होगा। आज रशीद लफड़ा फिर उस जिंदगी में वापस जा रहा है जहां उसे लोग रशीद मास्टर कहकर पुकारते थे। रशीद मास्टर। अब्बू, बेटी, मुझे फरीदा से मिलना है, उसे मिलवा दे मुझे। हाँ अब्बू, मैं आपको फरीदा फूफी से मिलवाऊंगी। मेरी बच्ची। थैंक यू। पता नहीं ये विनोद ठाकुर किस मिट्टी का बना हुआ है, इस पर सर्दी गर्मी का कोई असर ही नहीं होता। इसमें विनोद ठाकुर का कौन सा कमाल है? ये तो मजबूरी है उन गरीब और बेबस लड़कियों की जो वक्त से मजबूर होकर विनोद ठाकुर के आगे घुटने टेक देती है। मनाली, सुना है आजकल वो किसी डिजाइनर लड़की को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो भी एक गरीब लड़की है। उसके डिजाइन्स की तारीफ करके, उसकी तनख्वाह बढ़ा के, नाम और शौहरत का लालच देकर उसे वो अपने शीशे में उतारना चाहता है। अगर वो लड़की उसके चंगुल में फंस गई तो तुम्हारा क्या होगा मनाली? अरे मनाली का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मनाली का। मनाली कोई ऐसी वैसी लड़कियों में नहीं है जो विनोद ठाकुर के झांसे में आकर अपना सब कुछ लुटा बैठती हैं। और आज तक विनोद ठाकुर ऐसी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाता आया है। लेकिन मनाली, यहां बात बिल्कुल उल्टी है। विनोद ठाकुर खुद मनाली का शिकार है। राइट अंकल। अंकल, जब मैं विनोद ठाकुर और उन लड़कियों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरा खून खौल उठता है। जी चाहता है उस विनोद ठाकुर का खून कर डालो। उसका पहला शिकार थी प्रगति, जो बर्बाद तो हो गई, लेकिन जिसने कसम खाई है कि वो इसे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद आई अमिता। उस बेचारी को तो अपनी जान खोनी पड़ी। मुझे भी वो बहुत भोली समझ रहा है। और अब है सबा। अंकल, सबा को लेकर मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि वो इतनी भोली, इतनी मासूम है कि बड़ी आसानी से इस विनोद ठाकुर के जाल में फंस सकती है। लेकिन सुना है वो बहुत खूबसूरत है। हाँ आंटी, वो खूबसूरत तो है ही और एक अच्छी डिजाइनर भी है। आजकल विनोद ठाकुर के सर पे दो भूत सवार है। एक तो डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड का और दूसरा है सबा के खूबसूरती का। इन दो चक्करों में वो इस कदर उलझा है कि मुझे भी भूल गया है। आजकल वो मुझे अवॉइड करने लगा है। बेटे, तुम उसके साथ अपनी प्रेजेंस बनाए रखो और किसी भी तरह उसे पिकनिक स्पॉट पर ले आओ। लेकिन अंकल, वो इतना बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। मैं मानता हूं कि वो बिजी है, लेकिन तुम उसे जहां चाहो, जब चाहो
बुला सकती है। और बुलाने से क्या होगा? क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे विनोद ठाकुर एक दूध देने वाली गाय है बेटे। यस अंकल, मैं उसे पार्क में लेकर जरूर आऊंगी। चलो। हाँ बेटे जाओ। ओके बाय। हाँ बेटे तू उसे पार्क में लेके आ, तब तक मैं अपनी तैयारी कर लूं। क्यों जी? आप उन्हें पार्क में क्यों बुला रहे हैं? देखो अपनी तस्वीरों का मामला चित्र चल रहा है, बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है, लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं होते। आखिर ये धंधा एक दिन पुराना हो जाएगा और वक्त रहते हमें कोई दूसरा गेम खेलने की सोचनी चाहिए। मनाली और हमारी जिंदगी का भी सवाल है, और फिर मनाली की जिंदगी के साथ मैं किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। विनोद ठाकुर को उसके एक एक पल की कीमत उससे वसूल करूंगा मैं। हाँ क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है विनोद साहब, आजकल आप ऑफिस में नजर ही नहीं आते। मनाली तुम जानती हो ना कि डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड बहुत नजदीक आ रहा है, इसी कारण मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मैं आपकी परेशानी नहीं जानती? लेकिन विनोद साहब, आपके बगैर मेरी जिंदगी वीरान सी हो जाती है। दिल बैठ सा जाता है और डर लगता है कि कहीं मैं आपको खो ना दूं। ओ मनाली, तुम बेकार में परेशान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना मैं बहुत बिजी हूँ, जैसा ही काम खत्म हो जाएगा तुम जब चाहे मुझसे मिल सकती हो। एक्चुअली विनोद, आपने मुझे अपनी इतनी आदत डलवाई है ना, जरा सी दूरी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ओहो मनाली, मैं ऑफिस का सारा काम छोड़कर आया हूँ यहाँ और सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा फोन पाकर तो मैं परेशान हो गया था कि आखिर कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहती हो। इसका मतलब आपको मेरे प्यार की जरूरत ही नहीं है। मनाली, तुम तो मेरी जिंदगी हो। तो इस कदर आप दूर क्यों खड़े हैं? दूर? मनाली दूर कहाँ खड़ा हूँ मैं, देखो मैं कितना करीब हूँ। और नहीं तो क्या, पास आ जाइए ना प्लीज। इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? जी विनोद। और तुम्हारा? मनाली। मैं तुम दोनों को इस पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चलो। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं जो कहता हूँ करता भी हूँ। देखिए हम दोनों तो क्या रिश्ता है तुम दोनों का? ये मेरे पति है। जी शी इज माय वाइफ। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी पत्नी है। तुम दोनों को ये पब्लिक प्लेस में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? चलो। इस चक्कर से निकलने के लिए कुछ इसे दे दो और रफा दफा कर दो इसे। ये क्या कानाफूसी हो रही है? चलिए मेरे साथ। कहाँ इंस्पेक्टर साहब? कहाँ? पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं रात भर रहिएगा, वहीं प्यार कीजिएगा। चलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, तमीज से बात कीजिए। अच्छा, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। अच्छा तो क्या कोई लाट साहब हैं ये? जी हाँ, बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं। वाह, क्या नाम है बहुत बड़े आदमी का? ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के सपूत हैं और आप इनकी पत्नी। ये अच्छा हुआ मैंने आप दोनों का बयान इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। और रही ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह से मिलने की बात, तो वो हम मिल लेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब,
आप ऐसा नहीं कर सकते। जो कुछ भी बात करनी है, क्या हम आपस में बात नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? पुलिस स्टेशन में चल के बात कीजिए आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम इज्जतदार लोग हैं। आप इज्जतदार भी, और ये आपकी पत्नी, और खुलेआम आप ये सब करते फिरते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हो गई है। गलती हो गई है, जिससे गलती होती है तो कानून उसको उसकी सजा भी देता है। इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। ये रहा दूसरा सबूत। एक नेक और ईमानदार पुलिस अफसर को आपने रिश्वत देने की कोशिश की। मैं वही ब्लैकमेलर हूं। फोटोग्राफ्स के साथ साथ कुछ खास सबूत भी मेरे हाथ लग गए हैं मिस्टर विनोद ठाकुर। तो तू इंस्पेक्टर नहीं, ब्लैकमेलर है? हाँ, मिस्टर विनोद ठाकुर, मैं मानता हूं कि इंस्पेक्टर में नकली हूं, मगर इस वक्त जो मेरे हाथ में पिस्टल है उसमें सारी की सारी गोलियां बिल्कुल असली हैं। मैं तुम दोनों की असलियत अच्छी तरह जान चुका हूं, इसलिए मेरे पास जो सबूत है वो मेरे लिए बहुत अहम रखते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझसे ज्यादा कहीं वो सबूत तुम्हारे लिए अहमियत रखते हैं। इसलिए मिस्टर विनोद ठाकुर, जितनी जल्दी हो सके 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय, बाय बाय। विनोद साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मनाली, गलती को मारो गोली, मगर जो सबूत उसके पास है, मुझे पूरा यकीन है मनाली कि वो हमें बर्बाद करके रखेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? मनाली, इस कमीने ने इतना ज्यादा पैसा मांगा है। विनोद साहब, पैसों के आगे आपकी इज्जत बहुत बढ़कर है। मनाली, अगर ये तस्वीरें, ये कैसेट मेरे ससुराल वाले को मिल गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग? तुमने मुझे यहाँ बुलाया है मनाली, ऑफिस का सारा काम छोड़कर मैं यहाँ आ गया। अब मुझे चलना चाहिए। उस कमीने से तो मैं बाद में निपट लूंगा। क्यों बेटे, कैसा रहा अपना प्रोग्राम, ये बताओ। अंकल उसकी तो सीटी पीछे क्यों हो गई थी? मनाली, विनोद ठाकुर कितना भी छटपटाता रह जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे चंगुल से बच नहीं पाएगा। हम बचने नहीं देंगे उसे। विनोद ठाकुर, ये मनाली तुझे लोहे के चने चबवाएगी, देख लेना। फरीदा, मेरी बहन। भैया, भैया मेरे से गलती हो गई। जब उस दिन तुम्हारे घर पे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। कैसी बातें करती है मेरी बहन, कैसी बातें कर। अरे माफी मांगने तो मैं आया हूं, तो उससे मैं क्या? हाँ मेरी बहन, आज सबा ने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। अरे तुझ पर इतना बड़ा जुल्म हुआ और हम तेरी मदद करने की बजाय तुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुझ पर बदचलनी का इल्जाम लगा। फरीदा, आज मेरी वजह से तू घर से बेघर हुई, बेआबरू हुई। कितना जालिम भाई हुआ, अपनी बहन की हिफाजत करने की बजाय उसे जुल्म की दुनिया में धकेल दिया। बहुत बड़ा कसूर किया है, बहुत बड़ा कसूर। नहीं भैया नहीं, इसी में कोई किसी का कसूर नहीं। कसूर है तो मेरी तकदीर का, मेरे मुकद्दर का। मुझे बेआबरू होना था, बदनाम होना था, 100 में हो चुकी।
शायद यही मेरी तकदीर में लिख दिया था अल्लाह ने। उसके लिखे को कौन टाल सकता? नहीं बहन नहीं, मैं उस वक्त अपने फर्ज को नहीं समझ पाया। अरे तू तो मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे दुख, मेरी गरीबी देखी नहीं गई तुझसे। मेरे दुखों को बांटने के लिए तूने नौकरी की। अरे तू तो नादान थी, तुझे क्या मालूम था कि तेरी उस नौकरी के पीछे तेरी आबरू को लूटने वाले लुटेरे खड़े हुए थे। हमने तेरे जख्मों को नहीं देखा, तेरे ऊपर होने वाले जुल्मों को नहीं देखा। अरे हमने तो बस अपनी झूठी आन और शान को देखा, झूठी आन और शान को देखा। तेरी मजबूरियों को गले लगाने के बजाय तुझे उन दरिंदों के आगे छोड़ दिया। फरीदा, मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई है कि खुदा भी मुझे माफ नहीं करता, खुदा भी मुझे माफ नहीं करता। भैया, तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। मैं तुम्हारी बहन थी, मेरे लिए तुम्हारे दिल में कितने अरमान थे। तुम मेरी शादी किसी अच्छे और नेक घराने में करना चाहते थे, लेकिन मैं नादान, अपनी नादानियों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुद तो बर्बाद हो गई, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होगी। जब किसी भाई की बहन अपनी आबरू लुटा देती तो उसका भाई कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। उसके लिए लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। भैया, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए था, मेरा गला घोट के मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे सजा देने की बजाय तुमने खुद को सजा दे दी। मेरा भाई नेक और शरीफ, जिसकी शराफत की लोग कसमें खाते थे, और शराबी बन गया, मुजरिम बन गया। बच्चों को नेक तालीम देने वाला रशीद मास्टर आज गुमराह हो गया, रास्ते से भटक गया। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे प्यार के लिए तरसते रहे। तुम्हारी नौकरी छोड़ देने के कारण वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है मेरे भाई। नहीं नहीं, तेरी वजह से नहीं हुआ। तूने तो जो कुछ भी किया सब हमारे लिए किया। ये तो तेरी कुर्बानी थी, और आज भी तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई। अगर तूने उन लोगों के बारे में नहीं बताया तो मेरी बेटी की भी इज्जत इसी तरह बर्बाद हो गई होती। अरे तूने तो एहसान किया अपने भाई पर, अपने भाई पर एहसान किया है, अपने परिवार वालों पर एहसान किया है। अब मैं तुझे इस हाल में नहीं रहने दूंगा। तुझे मेरे साथ चलना हो, मेरे साथ चलना हो। नहीं भैया नहीं, मैं उस घर में तुम लोग के साथ नहीं रह सकती। अगर मैं वहां तुम्हारे साथ रहूंगी तो लोग तुम पे उंगलियां उठाएंगे। मैं बदचलन, बदकिरदार औरत तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम सब बदनाम हो जाओगे मेरी वजह से। नहीं बहन नहीं, जितना बदनाम होना था हो चुके। अब मुझे दुनिया का कोई डर नहीं। खुदा बेहतर जानता है कि तू क्या है क्या नहीं। तेरे दामन पर कोई दाग नहीं। रही दुनिया की बात, लोगों की बात, तो जिस समाज में जब्बार और नम्रता जैसे लोग इज्जत के साथ जी सकते हैं, वहां फरीदा अपने भाई के घर में इज्जत के साथ कैसे नहीं जी सकती, कैसे नहीं जी सकती। तू मेरा कहना मान ले बहन, मैं तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ। नहीं भैया नहीं, चल मेरे साथ। देख बहन, अब मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगा। अगर अब भी मैंने तुझे अपने से दूर रखा तो मेरा ज़मीर मुझ पर लानत मलानत करेगा। मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। बहन, अब अपने भाई को ज्यादा गुनहगार मत कर, मत कर। चल मेरे साथ, मेरा कहना मान ले बहन, मान ले। भैया क्या सोच रही है बेटी? कुछ नहीं अम्मी। बेटा तूने बताया नहीं, प्रगति ने तुझसे क्या कहा? अम्मी, प्रगति दीदी से जो बात हुई मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। अरे ये क्या बात हुई? मेरा दिल इतनी देर से हौल खा रहा है और तू है कि मुझसे ये बात छुपा रही है? अम्मी, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी। पर अभी क्यों नहीं बताएगी? अभी वक्त नहीं आया अम्मी। मानो,
ये किसको लेके आए हो तुम अपने साथ? बानो, ये मेरी बहन फरीदा है। बहन? इसे बहन कह रहे हो तुम? इस उल्टा, इस बदसात को, जिसने सारी दुनिया के सामने हमारी नाक कटवा दी। खुद तो बदनाम हुई कलमुही, दूसरों को भी बदनाम किया। अरे इसकी वजह से तो पहले ही इस घर में बर्बादी और बदनसीबी ने डेरा डाल रखा है। अब इसे यहाँ लाकर हम लोगों को जान से मार डालना चाहते हो तुम? निकाल दो इस डायन को यहाँ से। ये डायन नहीं है बानो, ये डायन नहीं है। अच्छा, तो क्या शराफत की पुतली है? भैया, मैं तो पहले ही कहती थी, मेरा यहाँ रहना इस घर का सुख चैन छीन लेगा, मेरा वजूद इस घर को बर्बाद कर देगा। मैं एक बदचलन और रुस्वा औरत किसी शरीफों में रहने के काबिल नहीं। नहीं फूफी, फूफी? इसे फूफी कह रही हो तुम? हाँ अम्मी। अरे इससे तो हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब इसने अपनी इज्जत गंवाकर हमारी नाक कटवा दी थी। नहीं अम्मी, तुमने फूफी को गलत समझा। गलत समझा? ये क्या कह रही है तू? इसने अपनी इज्जत गंवा दी, ये गलत है। ये बदचलन और बदकिरदार है, ये गलत है। इसकी वजह से तेरे अब्बू को शराब की लत लगी, ये गलत है। अम्मी, मैं अभी क्यों कह रही हूँ, फूफी बेकसूर है। तू पागल हो गई है क्या? या इस चुड़ैल ने तुझ पर जादू कर दिया है? अम्मी, फूफी की कोई गलती नहीं, इसमें आप दोनों की गलती है। क्या? हाँ अम्मी, फूफी तो नादान थी, इसकी जिम्मेदारी आप दोनों पर थी। अगर फूफी घर से बाहर नौकरी के लिए गई थी तो आप दोनों का फर्ज बनता था कि आप लोग पता करें कहाँ नौकरी कर रही है, वो कैसे लोग हैं, जो कि आप दोनों ने नहीं किया। इसलिए उन्होंने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तुम लोगों ने उसे सहारा देने के बजाय उसे बेघर और बेसहारा कर दिया। जब एक जवान लड़की बेसहारा हो जाती है तो वो अपना जीवन कैसे गुजारे? इसमें सिर्फ तुम दोनों की गलती है। और आज तुम दोनों वही गलती फिर से करने जा रहे थे। कोई आदमी मुझे नौकरी देने आया, तुम दोनों ने पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया, मुझे कहाँ ले जा रहा है। लेकिन बेटी, तुझे तो नौकरी दिलाने वाले जब्बार भाई और नम्रता बहन है। हाँ, फूफी को भी नौकरी दिलवाने वाले वो दोनों ही थे। क्या? हाँ अम्मी, जिस तरह उन्होंने फूफी को जाल में फंसाया था, उसी तरह वो मुझे भी फंसाना चाहते थे। अगर वक्त पर आकर फूफी ने मुझे सब कुछ नहीं बताया होता तो आपकी बेटी भी उसी तरह बर्बाद हो जाती जैसे फूफी बर्बाद हुई। अम्मी, जब्बार और नम्रता बहन तो कमीने हैं ही, लेकिन उस विनोद ठाकुर ने भी प्रगति दीदी की जिंदगी बर्बाद की है। यह क्या कह रही है बेटी तू? मैं सच कह रही हूँ अम्मी। फूफी पर इल्जाम लगाने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि तुमने उसके प्रति कितना फर्ज निभाया। दूसरों की खुशी के लिए, अपने भाई भाभी की खुशी के लिए फूफी ने अपनी जिंदगी गंवाई, अपनी आबरू गंवाई। अम्मी, फूफी तो वो चिराग है जो खुद जलता है मगर दूसरों को रोशनी देता रहता है। या अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह हुआ हमसे। हम तेरी कुर्बानी को गुनाह समझते रहे, तुझसे नफरत करते रहे, तुझे अपने जिस्म का नासूर मानते रहे। हमें माफ कर दे फरीदा। नहीं भाभी नहीं, मुझ गुनहगार से माफी मांगकर मुझे और गुनहगार मत बनाओ। नहीं फरीदा, गुनहगार तू नहीं, हम हैं। हमारी एक गलती की वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हुई, तुझे हमारी नफरत सहना पड़ा, हमसे अलग रहना पड़ा। लेकिन अब हम तुझसे नफरत नहीं कर सकते, तू हमारे साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। हाँ बहन, अब कुछ मत कहना। अरे ये घर तेरा है, हम सब तेरे हैं। हाँ फरीदा, हम सब तेरे हैं। भाभी। हाँ बहन, चल अंदर चल। अरे अंजू बहन, अंजू बहन। अरे राम दुलारे भैया, क्या बात है? लो बोलो कर लो बात। आप हमसे पूछ रही हो क्या बात है? देखो तो सही कौन आया है आपसे मिलने के लिए। कौन आया है? अरे प्रगति बहन खुद चल कर आई है आपसे मिलने के लिए। प्रगति हमारे घर? आओ आओ, बैठो आओ। मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, बस हालचाल पूछने आई थी। हाँ, बस थोड़ा बुखार हुआ था और तुमने तो डॉक्टर भी भेज दिया।
उसने दवा दी और मैं ठीक हो गई अभी। देखा अंजू बहन, प्रगति बहन हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। बस राम दुलारे भैया बस, आपको जरा सा मौका मिलता है ना और आप मेरी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लो बोलो कर लो बात। जरा से मौके का क्या मतलब हुआ? हर समय तो आप मौका देती हैं। हर घर का हाल आपके सामने आईने की तरह रखा होता है। किसका बच्चा स्कूल गया, किसके घर में तंगी चल रही है, किसके घर में शादी है। ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपी है? आप अपना ख्याल कम, हमारा ख्याल ज्यादा रखती हैं, है ना अंजू बहन? अब आप ठीक हो गई ना? हाँ राम दुलारे तो भैया। कल से काम पे आ जाओ भाई। हाँ कल से मैं काम शुरू कर देती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा ये बता, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत तो ठीक है पर जरा कमजोरी है। अगर कमजोर है तो कुछ दवा ववा दी? प्रगति बेटी। जी आप? हाँ बेटी, मुझे दवा से ज्यादा तुम्हारी माफी की जरूरत है। मेरी माफी? हाँ बेटी, मैंने अपनी सारी जिंदगी पाप के कामों में गुजारी। दौलत के नशे में अंधा हो गया था। पैसे के लिए पता नहीं मैंने दूसरों की बेटियों पर क्या क्या जुर्म किए। इस अंजू को तो मैंने मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो तो फरिश्ता बनकर तुम आ गई और इसे मौत के मुंह से निकाल लाई। बेटी, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे दी। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। लेकिन मेरा बेटा भी तो गुनहगार था ना। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मुझे मेरे पापों की सजा अभी तक नहीं मिली। गुप्ता जी ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो अपने गलतियों पर पछतावा किया है और जो इंसान अपनी गलतियों पर पछताता है उसे भगवान भी माफ कर देता है। और वैसे भी जिस बहू को आप मार डालना चाहते थे, आज उसी बहू के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी काट रहे हैं। ये भी तो एक पाप है बेटी। अंजू मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरे पापों का प्रायश्चित तभी होगा बेटी जब इसका घर आबाद हो जाएगा। इसका घर जरूर आबाद होगा। आनंद जैसा वर जो मिला है इसे। बेटी, एक प्रार्थना है तुझसे। देख बेटी, एक बाप का बेटी के घर में यूं पड़े रहना, टुकड़े तोड़ना, बड़े शर्म की बात है। मैं कुछ काम करना चाहता हूं, कुछ पैसे कमाना चाहता हूं। देख बेटी, यूं मुफ्त की रोटी खाना अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरी आत्मा पर बड़ा बोझ है। गुप्ता जी, इस उम्र में आप क्या करेंगे? बेटी, क्या तेरे ऑफिस में पानी पिलाने की नौकरी भी नहीं मिल सकती मुझे? देख, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं है। मैं कुछ भी काम करना चाहता हूं ताकि अपनी बची हुई जिंदगी इज्जत से गुजार सकूं और इज्जत की मौत पा सकूं। गुप्ता जी नहीं, मैं... बेटी, तू मुझे सलालत की जिंदगी से बचा ले बेटी। तू जो काम कहेगी, जो भी काम कहेगी मैं करूंगा। हाँ ठीक है, कल आप अंजू के साथ आ जाइए। ठीक है। लेकिन प्रगति बहन, ऑफिस में कौन सा काम है? आप ये स्टोर में काम कर सकते हैं। स्टोर में? हाँ, वहाँ ज्यादा भागदौड़ का काम नहीं है। कम से कम बैठे बैठे वो चिट्ठी तो लिख सकते हैं। हाँ। छिपी रहो बेटी, तुमने मुझे बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। कल से आप अंजू के साथ आ जाइए। हाँ, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। अच्छा अंजू, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ दवा लेने बेटी। हाँ अच्छा बाबूजी। जयराम जी। प्रगति बहन, हम भी चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ थोड़ी। जयराम जी। आनंद कहाँ है? वो जरा बाजार गया है घर का सामान लाने। अच्छा, तुमने और आनंद ने शादी के बारे में क्या सोचा?